नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, अभी जैसे टेस्ट नज़दीक है तो बहुत सारे भाइयों की डिमांड आ रही है दिन में 2 या 3 वीडियो दीजिए। देखिए, हम भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे वीडियो की संख्या भी, तो हो सकता है हम 2 वीडियो भी कर दें, 3 वीडियो भी कर दें, या फिर हो सकता है एप्लीकेशन पर भी आ जाएं। वो सब बाद की बात है, लेकिन आपकी डिमांड को भी हम इग्नोर नहीं कर रहे। तो आगे से अब हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में 2 सब्जेक्ट लेकर चलें, ठीक है। तो आज हम वही काम कर रहे हैं सर। आज की वीडियो में हम जीके और रीजनिंग 2 टॉपिक लेकर चल रहे हैं सर, ठीक है। तो पहले जीके की बात करते हैं सर। देखिए, जीके में आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है पवन। पवन यानी विंड, पवन या विंड्स। पवन, एयर, हवा। वैसे तो ये हिंदी में तो यही माना जाता है कि हवा, पवन, वायु, समीर सब एक ही बात है, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी में थोड़ा सा अंतर होता है। अभी हम बात पवन की कर रहे हैं सर। पवन क्या होती है सर? क्यों चलती है? पवन का मतलब हवा क्यों चलती है, किधर चलती है, इस पर फोकस करते हैं पहले। देखिए सर, पवन जो चलती है, पहली चीज आप ध्यान रखेंगे, वायुदाब। पवन वायुदाब में भिन्नता के कारण चलती है, ठीक है। पवन चलने का कारण है वायुदाब में भिन्नता होना। पवन जो है सदैव अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है, ठीक है। सॉरी, आप पूरा वायुदाब लिख लेना। अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। मान लिया हमारे पास ये 2 स्थान है, एक स्थान ये और इससे लगा हुआ ये स्थान है। यहाँ का वायुदाब ज़्यादा है और यहाँ का कम है, तो इधर क्या होगा, यहाँ से पवन इधर चलेगी। जिधर वायुदाब अधिक होता है उधर से कम वायुदाब की तरफ चलती है, ठीक है। दूसरा सर, पवन में अगर हम बात करें तो देखिए, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ वायुदाब कम हो जाता है सर। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो गैस जो फैलती है, ठीक है। अब गैस फैलेगी तो प्रत्येक पदार्थ फैलता है वैसे तो गैस जब फैलेगी तो उसके अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में प्रेशर कम हो जाएगा सर। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर वायुदाब कम होता है, इसीलिए पवन अधिकांशतः कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलती है। कह सकते हैं सर हम अधिकांशतः कम तापमान से अधिक तापमान की ओर, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है सर। ये क्लियर हो गया। पवन चलते वक्त दाब की प्रवणता भी काम करती है। और एक पवन के बारे में एक और आता, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। अब देखिए, कोरियोलिस बल क्या होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है सर, तो उसके घूमने के कारण वहां पर एक बल कार्यशील होता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसी बल के कारण पवन जो कभी सीधी नहीं चलती, मुड़ जाती हैं सर, ठीक है। पवन कभी सीधी नहीं चलती, मुड़ जाती हैं। और किधर को मुड़ती हैं उसको बताया फेरल के नियम ने। फेरल का नियम बहुत महत्वपूर्ण है सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया कि फेरल का नियम किससे संबंधित है, तो फेरल का नियम वायु की दिशा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है सर, फेरल का नियम वायु की दिशा से संबंधित है। बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। फेरल का नियम किससे संबंधित है? वायु की गति, वायु की दिशा, वायु का दाब, ऐसे ऑप्शन देता है, तो वायु की दिशा से संबंधित है। कैसे है वो देखिए सर। फेरल ने क्या बताया कि जब पवन चलती है तो ऐसी स्थिति में ये अपने या तो दाएं मुड़ती है या फिर बाएं मुड़ती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाएं मुड़ जाती है। ऐसा अलग अलग गोलार्ध में अलग अलग होता है सर। तो ऐसा फेरल ने बताया। इसीलिए फेरल का नियम क्या बताता है? वायु की दिशा बताता है। वायु कभी सीधी नहीं चलती, मुड़ जाती है सर। किसके नियम के अनुसार? फेरल का नियम। और इसका कारण क्या होता है? कोरियोलिस बल होता है। ये क्लियर हो गया सर? ओके सर।
अब देखिए, जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है, ये आपके कई सवालों को बहुत आसान कर देगा सर। अब पहले हम पवन के प्रकार देखते हैं सर। देखिए, पवन होती है एक प्रचलित पवन, प्रचलित या स्थायी पवन। एक होती है सामयिक पवन, और एक होती है स्थानिक पवन। अब देखिए, हिंदी वाले थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं सर, कई बार स्थानिक और स्थायी में कंफ्यूज हो जाते हैं सर। इंग्लिश वालों को कोई टेंशन नहीं है। प्रचलित पवन या स्थायी पवन जो परमानेंट विंड्स है, ठीक है, परमानेंट विंड्स जो होती हैं उन्हें प्रचलित पवन कहते हैं। सामयिक पवन जो समय के अनुसार, सामयिक मतलब समय, समय के अनुसार जो बदलती रहती हैं, टेम्परेरी टाइप की कह सकते हो आप। आज पता चला इधर चल रही है, फिर इधर भी वापस भी चल जाएगी सर, वो सामयिक होती है। और स्थानिक मतलब लोकल विंड्स, लोकल विंड्स किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवन, जब किसी एक स्थान विशेष पर चलती है तो उसे लोकल विंड्स या स्थानिक पवन कहते हैं। ठीक है, देखिए अब ध्यान से सुनना सर। प्रचलित पवन या स्थायी पवन कौन सी होती है? जिनकी दिशा सदैव एक ही होती है सर, ठीक है, इन्हें सनातन पवन भी कहते हैं सर। याद रखना सर, कई कई नाम हो जाते हैं। सनातन पवन, स्थायी पवन, प्रचलित पवन, जिनकी दिशा वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, वो सनातन पवन, स्थायी पवन या प्रचलित पवन कहलाती है। ठीक है, जो बदलती रहती है, दिशा को बदलती रहती है, वो सामयिक पवन होती है सर। और जो एक लोकल एरिया में चलती है वो स्थानिक पवन होती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं स्थायी पवन की। स्थायी पवन जो है वो तीन मुख्य है सर, मुख्य की बात कर रहे हैं सर हम। अगर हम पूरी पृथ्वी को बात करें, ये मानिए पूरा हमारी पृथ्वी है, पूरा हमारा स्फीयर है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी जो कि एक गोला है, तो स्फीयर जो है, तो अगर इसको हम बीच में ये लाइन डालते हैं तो आपको याद होगा ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। ठीक है सर, तो हमने अक्षांश वाले में बताया था कि यहाँ से जब इधर को चलते हैं तो क्या होता है सर? टेम्परेचर घटता है। इधर से इधर को चलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसमें और भी कारणों से भिन्नता आती है सर, और भी कारण होते हैं। भिन्नता के कारण मैंने बताया था, किसी स्थान की जलवायु 3 चीज़ों पर निर्भर करती है: अक्षांश रेखा से दूरी, समुद्र तल से दूरी और समुद्र तट से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई। अक्षांश रेखा से दूरी, समुद्र तट से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई, ये 3 चीज़ों पर किसी स्थान की जलवायु डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पर हम इसमें 3 पवन देखते हैं सर। देखिए सर, पहली पवन जो, देखिए सर, ये मैं इसको बीच से मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा साइड हो गया था, दोबारा बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं हम। तो पहली जो पवन चलती है वो यहाँ से लगभग 30 डिग्री के आसपास से 0 डिग्री की ओर चलती है। बिल्कुल 0 तक नहीं, 5 डिग्री के आसपास तक आती है वैसे, लेकिन 30 डिग्री से यहाँ तक आती है सर ये। ठीक है, भूमध्य रेखा की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में ये ऊपर से आती है, ऊपर कौन सी दिशा? उत्तर, और राइट से आती है, राइट में कौन सी है? पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से आती है सर, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा ऐसे होती है सर। तो ये जो पवन दिख रही है, ये पवन पूरी की पूरी, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, इनको बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक पवन। इधर मैं हिंदी में लिख रहा हूं सर इसको, इधर 0 डिग्री हटाई देते हैं, व्यापारिक पवन। ठीक है, तो व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री के आसपास, 30 या 35 भी आ सकता है ऑप्शन में, 30-35 डिग्री से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें हैं। पहली चीज सर, ठीक है, ये पूर्वा पवनें हैं, पूर्वा यानी पूर्व की तरफ से चलती हैं सर ये। तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ चलती है। दोनों ही व्यापारिक पवन है सर। इनको व्यापारिक पवन देने का नाम, कारण क्या है? इनका नाम व्यापारिक पवन करने का कारण क्या है कि पहले जो थी नौकाएं जो चलती थी समुद्र में, वो पाल वाली नौकाएं होती थी। जैसे आज भी पुरानी फिल्मों में देखोगे तो नौका के ऊपर एक कपड़ा सा लगा होता था सर,
बहुत बड़ा, उसे पाल बोलते थे। तो वो जो था वो हवा की सहायता से नौका को आगे बढ़ने में सहायता करता था। ठीक है, तो ऐसे में व्यापारिक पवन क्योंकि एक ही दिशा में चलती थी, तो जो व्यापारी लोग थे जो समुद्री यात्रा करते थे तो वो इन हवाओं का फायदा उठाते थे सर, इसलिए इनका नाम व्यापारिक पवन पड़ गया सर। इसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां से एक इधर को हवा चलती है उल्टी, जस्ट उल्टी दिशा में, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे इधर भी उल्टी दिशा में। तो देखिए ये एरो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं सर, ये वाली और ये वाली, मैं ऊपर ही लिख देता हूं बात, ये भी वही है, ये भी वही है सर। ठीक है, इनको बोलते हैं पछवा पवन। ठीक है, ये भी पछवा पवन है। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साटा सारी इसमें आ जाती हैं, तो पछवा पवन है वो। ये पूर्वी पवन है, पूर्वा पवन है, और ये पछवा पवन है सर। इसके बाद फिर जो आती है ध्रुवीय पवन, जो ध्रुवी की क्षेत्र से यहां की तरफ को चलती है सर। तीसरी पवन ये है सर, जस्ट इनके आमने सामने आएंगे सर। ये इनको क्या बोलते हैं सर, लास्ट वाली को ध्रुवीय पवन है, पोलर विंड्स। ठीक है, इनको पछवा पवन को बोलते हैं वेस्टर्लाइज, वेस्टर्नलाइज। ठीक है, वेस्टर्नलाइज, पोलर विंड और ट्रेड विंड्स। क्लियर हो गया। तो तीन तरह की मुख्य रूप से सनातन पवन, स्थायी पवन है सर ये इन्हें प्रचलित पवन भी कहते हैं सर। इनको आप ऐसे समझेंगे, ध्यान से देखना, पहले व्यापारिक पवन आएंगे, उसके बाद आएंगी पछवा पवन, दोनों ही में, और उसके बाद आएगी ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन के जस्ट अपोजिट चल रही है पछवा, पछवा के जस्ट अपोजिट चल रही है ध्रुवीय पवन। ओके सर, ठीक है। दूसरी बात, अब व्यापारिक पवन में सवाल बनता है उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में, तो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, क्योंकि ये दिशा होती है ना सर, ऊपर उत्तर, इधर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा लिखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। नोट कर लेना भाई, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तरफ चलती है। क्लियर हो गया। व्यापारिक पवन में ही ज्यादातर पूछने का चांस है, लेकिन अब इसके के उल्टा क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो गया भाई, बोलिए, पछवा पवन, और पछवा पवन के अपोजिट ध्रुवीय पवन। ये हो गई हमारी कौन सी भैया, सनातन पवन। इसके बाद आता है सामयिक पवन। सामयिक पवन जिन्हें हम कई रूपों से जानते हैं, जैसे हमारा मानसून, मानसून अस्थायी पवन है। क्यों है सर, देखिए, अगर हम भारत में ही बात करें तो भारत में मानसून दो प्रकार का होता है सर। एक गर्मी का मानसून, गर्मी में किधर चलता है, ये चलता है सर अरब सागर से चलता है, और जो अभी चल रहा है वर्तमान में तो अरब सागर से चलता है। तो ये किधर से चलता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जब ये चलती है, मानसून पवनें चलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चलती है गर्मी में, और जब सर्दी में चलती है ये तो उल्टी हो जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। मानसून अलग टॉपिक है, मैं अभी आप पवन के बारे में बता रहा हूं सर। यही होता है ना सर, ओके। तो गर्मियों में ये चलता है, जो अभी वर्तमान में मानसून देश में छाया हुआ है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जा रहे हैं। और जब सर्दियों में कहाँ, तमिलनाडु और पंजाब में सर्दियों में बारिश होती है सर, तो जो तमिलनाडु में वर्षा के कारण होता है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के मानसून के कारण होता है, उल्टी तरफ चलने लगती है सर। तो इसलिए इनको स्थायी पवन नहीं बोल सकते, अस्थायी पवन बोलेंगे या सामयिक पवन बोलेंगे सर। क्लियर हो गया सर। अब सामयिक पवन के एक और उदाहरण देखते हैं सर। देखिए, ये तो वर्ष में 2 बार बदली है, लेकिन बहुत सारी पवनें ऐसी होती है जो दिन में 2 बार बदल जाती है। जैसे हो गया समुद्री पवन, पवन को समीर भी लिख देते हैं सर, और स्थलीय पवन।
अब देखिए, समुद्री पवन को आप सी विंड भी कह सकते हैं या सी ब्रीज भी कह सकते हैं। ब्रीज जो है समीर को बोलते हैं, BREEZ, ब्रीज लिख दो। सी ब्रीज की जगह मैरीन ब्रीज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसको टेरेस्ट्रियल ब्रिज भी बोलते हैं और लैंड ब्रिज भी बोलते हैं, लैंड ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, BREEZ और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इंग्लिश वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई भाइयों की आ रही है बात की भाई इंग्लिश शब्द भी बोला करें, बिल्कुल समझते हैं आराम से आराम से। समुद्री समीर और स्थलीय पवन क्या होती है? देखिए, नाम से पता चल रहा सागर या समुद्र। पहले हम बात करते हैं समुद्री पवन। सर एक छोटी सी बात ले लेते हैं हम। एक स्थान है ये, कोई भी, यहां पर भूमि है और यहां पर है समुद्र। देखिए, समुद्र जो होता है वो पूरे वर्ल्ड के जो पानी है वो जुड़ा हुआ आपस में, तो इसका पानी जल्दी से ना तो गर्म होता ना ही जल्दी से ठंडा होता, ठीक है। तो मान लिया समुद्र के पानी का टेम्परेचर इस भूमि के आसपास मान लिया 15 डिग्री है। अब जब धूप पड़ेगी तो ये 16 डिग्री हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। रात में ये 14 भी रह सकता है, लेकिन लगभग थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। समुद्र का पानी में 1-8 डिग्री का अंतर आता है, ज़्यादा धूप और ठंड की वजह से, बाकी ये लगभग फिक्स रहता है। मान लिया समुद्र का पानी 15 डिग्री है। अब बात करते दिन की। दिन में भूमि पर टेम्परेचर बढ़ गया और हो गया 28 या 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में 28-30 डिग्री यहां पर टेम्परेचर है। अब ऐसे में टेम्परेचर इधर कम है, सॉरी इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो वायुदाब इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, उल्टा होता है क्योंकि, ठीक है। तो ऐसे में दिन के मौसम में पवन इधर चलेगी, कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की ओर, ठीक है। तो दिन के मौसम में जो समुद्री पवन होती हैं वो दिन के मौसम में चलती है समुद्र से भूमि की ओर। सागरीय पवन को होती है दिन में चलती है सर, ठीक है। सागरीय पवन दिन में चलती हैं, कब किधर से चलती है, समुद्र से भूमि की ओर चलती है, स्थल भाग की ओर चलती है। रात की बात करते हैं। अगर रात की बात करें तो इसका टेम्परेचर मान लिया वही 15 है और यहाँ का टेम्परेचर रह गया 10 डिग्री। भूमि का तो बहुत तेजी से घटता है, ओके। रात में काफी कम होता है, दिन में काफी ज्यादा होता है। तो अब हवा किधर चलेगी, अब हवा इधर चलेगी। तो रात में ये इधर से चली है, भूमि से समुद्र की तरफ चलती है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्थलीय पवन या टेरेस्ट्रियल विंड या लैंड ब्रिज। समझ में आ गया। स्थल समीर, तो स्थल से भूमि से समुद्र की तरफ चले तो स्थल समीर, समुद्र से भूमि की तरफ चले तो क्या हो गया, समुद्री समीर। तो ये हो गई स्थल समीर, स्थल समीर, ठीक है भाई। स्थल समीर रात में चलती है और दिन में चलती है समुद्री समीर। बिल्कुल क्लियर, ओके सर। इसके बाद आता है सर घाटी समीर और पर्वत समीर। ठीक है, घाटी समीर। घाटी समीर क्या है सर, मान लिया ये पहाड़ है कोई, ठीक है। अब इसके आसपास ना जाने कितने पहाड़ होंगे, यहां पर बीच में घाटी बन जाएगी। तो दिन में होता क्या है, दिन में सर, दिन में जनरली होता है कि यहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है, इधर धूप नहीं आ पाती, क्योंकि ये घाटी का मतलब है वहाँ पर धूप कम आ पाती है सर। तो इधर का जो पत्थर है वो गर्म होने लगता है, इधर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इधर टेम्परेचर कम होता है। तो दिन में जो हवा चलेगी वो ऐसे चलेगी, दिन में घाटी से पर्वत की ओर, तो उसे घाटी समीर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि घाटी से आ रही है सर, घाटी से ऊपर की तरफ को दिन में हवा चलती है सर, ये ध्यान रखना सर। क्यों, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होता है, इधर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मैंने अभी बताया कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ को हवा चलती है। दूसरा पर्वत समीर, रात में क्या होता है कि ये ठंडा हो जाता है। वैसे भी आप जानते हो ऊंचाई पर टेम्परेचर घटता है सर, हम एक ही पर्वत और एक ही घाटी की बात कर रहे हैं सर। तो रात में ये ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी से, यहाँ का हिस्सा इतना ठंडा नहीं हो पाता सर। तो ऐसी स्थिति में ऊपर से नीचे चलती है रात को समीर, ओके, ठीक है। याद रखना ये पर्वत ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही पर्वत इतना ऊंचा होगा कि उसमें इतना टेम्परेचर में भिन्नता आ जाए। तो इसलिए ये
मतलब कोई भी नॉर्मल से पर्वत पर ये लागू हो जाता है। दिन में घाटी समीर चलेगी नीचे से ऊपर की तरफ, घाटी से पर्वत की ओर। रात में पर्वत समीर चलेगी पर्वत से घाटी की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी। समझ में आ गया? नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एक चीज आप ध्यान रखिए सर, आप ये सोचकर चलिए कि आप पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं सर, ठीक है। पहाड़ी एरिया में आपका मकान जो है इस घाटी में बना हुआ है सर, आपके जो गांव है वो घाटी में बसा हुआ है और इसके बिल्कुल लगी हुई एक पहाड़ी है। तो आपका काम ऐसा है कि आप दिन के टाइम ऊपर तक जाते हैं घूमने फिरने के लिए, किसी काम के लिए, और रात को तो फिर अपने घर ही आएंगे ना। तो दिन में लोग ऊपर जाते हैं, रात को वापस ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर रुक कर तो अपने घर पर आ जाएंगे सर। तो ये याद रखिए, दिन में ऊपर की तरफ और रात को नीचे की तरफ आ जाता है सर। पवन का भी यही हाल है। समझ में आ गया सर? तो हमने दो तरह की पवन बता दी, स्थायी पवन या सनातन पवन और अस्थायी पवन या सामयिक पवन। ओके, दूसरी अभी हमने बताया स्थानिक पवन। स्थानिक पवन की एक लिस्ट ही आपको बताई जाएगी पूरी अलग से, वो अलग मैटर है। स्थानिक पवन, स्थानिक पवन में जैसे हम बात करते हैं चिनोक की, जिसे हिमभक्षी भी कहते हैं, सिरोको की, लू की, हर्मेटन की, डॉक्टर हवा कहते हैं जिसे, इसके कारण रक्त वर्षा होती है सिरोको के कारण, ठीक है। नॉर्वेस्टर की बात करते हैं हम, फॉन की बात करते हैं, मिस्ट्रल की बात करते हैं, ठीक है, या फिर ब्रिक फिल्डर की बात करते हैं। ये सब जो है ये स्थानिक पवन है, क्योंकि ये एक क्षेत्र विशेष में चल रही है। जैसे लू की बात करें भारत पाकिस्तान में चलती है, चिनोक रॉकीज पर्वत पर चलती है, सिरोको सारा मरुस्थल से इटली की तरफ चलती है, ट्यूनीशिया की तरफ चलती है। ये सब अलग अलग निश्चित रूप एरिया में चलने वाली हवाएं हैं। ये गिनी तट पर चलती है, न्यूजीलैंड में चलती है, यूरोप में चल रही है। तो ऐसी हवाओं के बारे में हम एक अलग लिस्ट बनाकर देंगे आपको। ये स्थानिक पवन होती है क्योंकि एक लोकल एरिया के नाम में हो चलती है और उसी लोकल एरिया में इनको का नामकरण किया जाता है सर, ठीक है। तो स्थानिक पवन अलग चीज है। अब जब पवन चलती है तो पवन के बाद क्या होता है, जब पवन की स्पीड बढ़ जाती है, देखिए बहुत हल्की है तो शमीर, शमीर यानी बहुत हल्की, उसके बाद पवन, पवन के बाद आंधी और आंधी के बाद फिर तूफान आता है सर, ठीक है। तो तूफान में भी तो हम क्या कहते हैं सर, अभी मैंने बताया कि अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ, हमने बताया बैरोमीटर, एक शब्द, एक यंत्र होता है बैरोमीटर, वायुदाब मापता है, ठीक है। अब सपोज करो हमने यहाँ वायुदाब मापी, बैरोमीटर लगा रखा है, और बैरोमीटर का जो पाठ्यांक था, मान लिया ये बैरोमीटर है, पहले रीडिंग यहाँ आ रही थी, अचानक से यहाँ पर आने लगे, काफी तेजी से घट गया। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर घट गया तो इसका मतलब यहाँ वायुदाब कम हो गया, और अगर वायुदाब तेजी से घटा है तो दूसरी तरफ वायुदाब अधिक होगा, तो उधर से हवा आएगी। अब जितनी तेजी से घटा है मतलब बैरोमीटर डाउन गया तो इसका मतलब इतना ही वायुदाब कम हो गया है। अब जितना वायुदाब इधर कम हो गया तो उधर से उतनी ही तेज हवा आने का संकेत है। तो अगर बहुत तेजी से गिरता तो तूफान आने का संकेत होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक डाउन हो जाए तो तूफान आने का संकेत होता है, ये आप जानते ही हैं सर। जब हम तूफान की और चक्रवात की बात करते हैं तो अब शब्द आ गया चक्रवात। चक्रवात यानी साइक्लोन। देखिए पवन या हवा जो होती है वो सीधी चल रही है, फिर थोड़ा मुड़ जाती है सर, लेकिन अगर यही ज्यादा मुड़ जाए तो अगर ये घूमकर ऐसे चलने लगे, हवा इस तरह से सर्किल बनाते हुए चलने लगे, तो इसे चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं सर। समझ में आ गया? चक्रवात या साइक्लोन कब कहते हैं, जब हवा ऐसे घूमकर चलती है सर। अब देखिए चक्रवात जो होते हैं इसकी खासियत क्या होती है। चक्रवात अगर मान लिया हवा ऐसे घूम रही है इस तरह से, ये तो यहां पर ये केंद्र बना हुआ है, तो केंद्र में निम्न वायुदाब होगा, जो प्रेशर है वो निम्न वायुदाब होगा सर केंद्र में, और बाहर ज्यादा होता चक्रवात में, ये याद रखना। तो लिख लेना चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब, यानी जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लो होता है, निम्न वायुदाब, वायुदाब यानी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। केंद्र यानी सेंटर, सेंटर में वायुदाब कम होता है सर, बाहर ज्यादा होता है। क्लियर है सर? एक बात और सर, अगर प्रति चक्रवात कह दिया जाए तो उल्टा होता है, प्रति चक्रवात में अंदर जो है ज्यादा होता है, बाहर कम होता है सर, उसकी कंडीशन अलग होती है। लेकिन चक्रवात में भी दो चीज आती है, बात चक्रवात की कर रहे हैं, प्रति चक्रवात को उठाकर फेंक दीजिए अलग। चक्रवात में भी दो चीज होती है सर। अगर हम हमारी पृथ्वी की बात करें ये,
तो चक्रवात जो है यहाँ पर अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाले में जहाँ पर हम रह रहे हैं, हम इंडिया में, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में पूरा का पूरा, तो इधर जो चक्रवात घूमता है उसकी दिशा ऐसे होती है सर, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, और इधर जो घूमता है उसकी दिशा ऐसे होती है सर, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो लिख लेना उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूमता है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिणावर्त घूमता है, उसमें वामावर्त यहां पर दक्षिणावर्त। क्लियर भाई? ओके सर। तो ये हमने चक्रवात बताया। अब जो चक्रवात होता है तो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है सर, स्पीड होती है तो कई बार ये बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाता है। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। यार याद रखना, हम विंड्स की बात नहीं कर रहे, हम चक्रवात की बात कर रहे हैं। तो चक्रवात को हमारे यहाँ पर तो चक्रवात ही बोलते हैं सर। इसका एक प्रसिद्ध नाम है हरिकेन। हरिकेन जो है जनरली इसको मैक्सिको में बोलते हैं, ठीक है, या अमेरिका भी कह सकते हो आप, अमेरिका मैक्सिको, ठीक है। और मैक्सिको के नीचे जो अपना वेस्ट इंडीज वाला एरिया है वहां पर भी इसको हरिकेन ही बोला जाता है जनरली। तो हरिकेन मुख्य रूप से मैक्सिको, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, ठीक है, कैरिबियन द्वीप, यहां पर मैक्सिको यही बोला जाता है हरिकेन इसको। इसके बाद आता टाइफून। जनरली चीन के जो पूर्वी तट है उधर की तरफ टाइफून बोलते हैं, जिधर जापान वगैरह भी आ जाते हैं, कोरिया वगैरह भी आ जाते हैं सर। चीन जापान में टाइफून बोला जाता है इसको, ठीक है। थोड़ा और आगे चले तो ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है इसको। कहां पर भैया? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। इसके बाद एक और रह गया सर, क्या बोलते हैं, एक शब्द है काल बैसाखी। ये इंडिया में काल बैसाखी कहां पर बनता है? उड़ीसा के तट पर। इंडिया में ये भी एक चक्रवात ही होता है सर, काल बैसाखी, उड़ीसा के तट पर। अब ये बहुत कहेंगे जी हमने तो बहुत सारे चक्रवातों के नाम सुने, हन्ना तूफान, सोफिया, ऐसे ना जाने कितने आते हैं सर तूफानों के नाम, ठीक है। तो भैया ये जो तूफान आते हैं इनके अलग अलग नामकरण अलग किए जाते हैं सर, ठीक है। वो जो तबाही मचाई उस तूफान ने वहाँ तबाही मचाई, उसने वहाँ तबाही मचाई, वो अलग होता है। ये परमानेंट नाम है इनके चक्रवातों के। और बाकी जो सीजनल आते हैं उनके अलग अलग नामकरण होते हैं, हर बार कोई ना कोई नया नामकरण उनका किया जाता है सर। उसका एक सिस्टम होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर उनका नामकरण होता है सर। ओके, तो ये हमने आपको पवन और चक्रवात के बारे में बताया। इस पवन में हमने एक चीज़ को, जो हमने स्थानीय पवन है, क्योंकि उसकी एक लिस्ट तैयार करके आपको देनी पड़ेगी, तो उसमें दो दो बार ना बताकर एक ही बार बता देंगे। हल्का सा मैंने आइडिया भी दे दिया था किस किस के बारे में, और उनसे अलग जो रह गए हैं उन सभी के बारे में बताएंगे हम, ठीक है भाई। तो ये अभी हमारा जीके का पोर्शन था। अभी जैसा मैंने बताया 2 चीज़ें लेंगे, रीजनिंग भी लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई छोटा टॉपिक लेंगे हम जीके का, तो हम उसके साथ रीजनिंग लगा देंगे, या फिर हमारा मैथ का छोटा टॉपिक है तो उसके साथ भी हम रीजनिंग लगा देंगे। अगर बड़ा ही टॉपिक है, हमें पता चल रहा है कि भैया 50 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम एक ही उसमें हो गया है, तो हम फिर दूसरी चीज़ नहीं लगाएंगे वो। लेकिन आपको अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को या ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कवर करने की। तो अब दूसरा ले लेते हैं आज का टॉपिक, रीजनिंग। रीजनिंग में हम ले लेते हैं वर्गीकरण, नहीं वर्गीकरण रहने देते हैं, संबंध सादृश्यता ले लेते हैं, वर्गीकरण अलग ही ले लेंगे। संबंध सादृश्यता, संबंध सादृश्यता को एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है सर? हर कोई जानता है सर। ये कहेंगे भैया रीजनिंग ले भी रहे हो, इतना आसान ले रहे हो। आसान है लेकिन लापरवाही मत करना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आप हमारे पास ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं तो मैं कुछ सवाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि यार वास्तव में हम इसको पढ़ रहे थे लेकिन ये इस पर चीज़ पर गौर नहीं किया। तो अगर गौर करेंगे तो आपको, क्योंकि रीजनिंग में 25 में से 25 ला रहे हैं ना भाई, 24 नहीं करने ना, 23 नहीं करने ना, तो कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना भाई। 2 से 3 सवाल आएंगे इसके, 25 में से 2-3 सवाल इसके, 2-3 सवाल बेमेल के, 2-3 कोडिंग डिकोडिंग,
ठीक है, ब्लड रिलेशन एक आएगा, डायरेक्शन एक आएगा, नॉर्मल से, ये चीज़ ध्यान रखना सर। वो पूरा सिस्टम बताऊंगा कहाँ से कितने आने के चांस है। एसएससी एक और करती है, उस पर को कभी भी वो कुछ भी चेंज कर देती है, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल रहा तो यही आना है। आ जाइए अभी। तो संबंध सादृश्यता होती क्या, पहले उसको समझिए। देखिए, जनरली ये लैंग्वेज में भी देते थे और डायरेक्ट एक ऐसा भी बना देते हैं। यहां पर 4 स्थान हो गए, ये ए, ये बी, ये सी और यहां पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्या करती है कि ए बी सी दे देते हैं, डी गायब कर देते हैं, कभी कभार सी को गायब कर देते हैं। ठीक, तो जो संबंध ए और बी में है वही संबंध सी और डी में होना चाहिए सर, जो चौथा है उसमें गायब। यानी पहले का जो दूसरे संबंध है वही तीसरे और चौथे का संबंध होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ चीजों में मैंने बताया कि क्वेश्चन मार्क यहां लगा रहता, कुछ में यहां लगा होता, सी यहां दे दिया। तो कुछ में क्वेश्चन मार्क पहले लगा या बाद में फर्क नहीं पड़ता स्थान का, कुछ में स्थान का फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए आ जाते हैं उस पर भी। देखिए, ये जो दिए जाएंगे वो संख्या दे सकते हैं, शब्द दे सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जैसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मान लिया इसने दे दिया कि भैया जीत और यहां दे दिया हार। ठीक है, जीत हार। अब यहां पर दे ये दिन, तो आंसर है रात। लेकिन अगर ये यहां पर भी दे रहा है दिन, तो भी आंसर रात है। मतलब तीसरा स्थान खाली छोड़ो या चौथा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें स्थान का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि देखिए, अगर मान लिया इसने सवाल क्या कह दिया कि भैया 7 का 49 है, तो 7 का 49 है तो 9 का क्या है, तो आप बता देंगे 9 का 81 है। 7 का वर्ग 49 तो 9 का वर्ग 81, हर कोई बता देगा। लेकिन अगर इसी सवाल को ये कह देता 7 का 49 तो क्वेश्चन मार्क अनुपात 9, तो अब 81 लिखते या 3 लिखते, तो पक्का है कि यहां 3 आंसर आता, यहां 81 आ रहा सर। इसमें स्थान का प्रभाव पड़ गया। तो पहली चीज तो जब आप संबंध सादृश्यता करें तो स्थान वाले पर भी ध्यान रखना है कि कुछ जगह एसएससी ऐसा दे देता है कि स्थान को बदल देता है और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। बहुत सारे भाई कहेंगे जी हम नहीं होंगे कभी कंफ्यूज, तो भैया अगर यकीन है तो अगर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं बोर्ड पर तो उस समय देख लेना सर। बहुत सारे भाई गलत करते हैं सर। ओके, तो अब आ जाते हैं सर, और किस किस चीज का ध्यान रखना है हमें, उन पर आते हैं। तो पहले कुछ सवालों के उदाहरण ले लेते हैं सर। जैसे एक सवाल मान लिया ये आ गया सर, छोटा सा ही ले लेते हैं सर, कि सूर्य पृथ्वी, फिर पृथ्वी लिख दिया, इसके बाद क्या आएगा। तो देखिए, वैसे तो 4 ऑप्शन होते हैं, आसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन और टफ बना देते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, चंद्रमा। आंसर क्या आ गया, चंद्रमा आ गया भाई, सिंपल चीज है। दूसरा एक और देखते हैं सर। मान लिया सवाल आ गया आपके सामने कि अभी मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, जिनमें अभी आपको थोड़ा सा धीरे धीरे हम टफ ले लेंगे। व्यक्ति जीवनी तो देश क्या, सोचिए भाई आराम से। ठीक है, ओके, आंसर है इतिहास। ठीक है, यानी कि पर्सन, बायोग्राफी, कंट्री क्या। ठीक है, पर्सन यानी व्यक्ति, पर्सन, बायोग्राफी, कंट्री एंड क्वेश्चन मार्क। तो आंसर इतिहास। सॉरी, क्यों है, हिस्ट्री क्यों है। देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। ठीक है, फिर हम लिखते हैं उन्होंने अपनी बैरिस्टर की शिक्षा कहाँ से ली, इंग्लैंड से ली। उन्होंने पहली बार साउथ अफ्रीका में जाकर जो है रंगभेद के खिलाफ आंदोलन किया। भारत में 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं, यहाँ पर चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, ऐसा सब लिखते हैं। और फिर 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई दिल्ली के बिरला हाउस में। तो उनकी ये जीवनी हो गई, क्योंकि हम महात्मा गांधी के बारे में लिखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक देश के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, भारत पर पहले मौर्य वंश का शासन था, फिर गुप्त वंश भी आता है, फिर आपका दिल्ली सल्तनत आती है, फिर मुगल वंश आता है, फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, ऐसा सब देश के बारे में लिख रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, देश की जीवनी या देश का इतिहास। इतिहास
सर समझ में आ गया ना क्यों? याद रखना रीजनिंग का आंसर क्या है ये आपको 90% सिखाता है, लेकिन अगर आपने सोच लिया इसका आंसर क्यों है तो आप 100% सीखना शुरू कर दोगे। याद रखना यही महत्वपूर्ण होता है, क्यों आंसर है तो क्यों है। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया हमने क्या कहा। अब देखते हैं सर, तो अब संबंध सादृश्यता का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो पहले और दूसरे का संबंध है वही तीसरे और चौथे का संबंध है। ठीक है, जैसे ये अभी मान लिया हमारी ये संख्या पर भी आ सकता है। सपोज कीजिए इसने एक सवाल दिया कि 81:18 समान अनुपात 81:18 तो समान अनुपात 64 क्या। ठीक है, ऑप्शन लगा देते हैं सर हम। ऑप्शन लगा दिया इसने 8, 12, 20 और एक को ले लेते हैं 26। इसमें महत्वपूर्ण यही है सर ऑप्शन, ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, तो थोड़ा सा मैं अब थोड़ा टफ करना शुरू कर दूंगा। 81, 18, 64 क्या। अब देखिए सर, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास कई ऑप्शन थे सर। पहला ऑप्शन क्या था कि हमने 81 के अंकों को पलट दिया 18 है, तो 64 के अंकों को पलटते थे 46। अगर हमारा ऑप्शन में 46 होता तो हमारा आंसर 46 था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, यानी 46 नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है सर? और ये हो सकता है कि भाई 81 का वर्गमूल निकाला 9, उसका दुगुना कर दिया 18, अंडर रूट निकाला 9, 9 का दुगुना कर दिया 18, इसका वर्गमूल निकाला 8, 8 का दुगुना कर दिया 16, 16 अभी ऑप्शन में नहीं है, इसका एक आंसर 16 भी आ सकता था सर। अब तीसरा आंसर और कैसे आया फिर? अब जब ये दो तो है नहीं, और क्या हो रहा है? तो इस बार हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा और दुगुना कर दिया। 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 6 4 10, 10 दूनी 20, आंसर 20 आ गया। इस सवाल के 3 आंसर देने का मकसद यही है हमारे कि भाई एग्जामिनर किस लॉजिक को अप्लाई कर रहा है ये आपको सोचना है सर। वो क्या सोचकर क्वेश्चन को रख रहा है ये आपको सोचना है सर। ठीक है, और उसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी भी होनी चाहिए सर। अब जैसे देखिए एक और उदाहरण देखते हैं सर। सपोज कीजिए उसने क्या कहा, उसने कहा बढ़ई अनुपात लकड़ी समान अनुपात सुनार अनुपात क्या। ठीक है, देखिए सर, बढ़ई अनुपात मेज समान अनुपात सुनार अनुपात क्या। तो सुनार क्या, अभी और आ रहे हैं सर हम। देखिए जैसे बढ़ई के लिए लकड़ी है तो सुनार के लिए क्या है, बड़े आराम से कह देंगे जी सुनार के लिए क्या है, सोना है। बढ़ई लकड़ी से कोई भी चीज बनाता है तो सुनार सोने से बनाता है। बढ़ई के लिए मेज तो सुनार के लिए क्या, पहला ऑप्शन सोना, दूसरा ऑप्शन चांदी, तीसरा ऑप्शन आभूषण, अभी चौथा मैंने ऑप्शन नहीं दिया। तो क्या इनमें आंसर आ चुका है? सोचिए थोड़ा सा। नहीं आया भाई, आ जाइए। देखिए बढ़ई के लिए लकड़ी सुनार के लिए सोना ठीक था, बढ़ई के लिए मेज तो सुनार के लिए क्या। सर देखिए अगर आप सोच रहे हैं आभूषण कि बढ़ई मेज बनाता सुनार आभूषण बनाता है, तो आभूषण क्या होते हैं, आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं सर। सुनार ने बहुत सारे आइटम बना रहा है, उन सभी आइटमों का मिक्स रूप जो है वो आभूषण कहलाता है। ऐसे ही बढ़ई भी तो बहुत सारे मतलब आइटम बना रहा है, मेज भी बना रहा है, कुर्सी बना रहा है, सोफा भी बना रहा है, बेड भी बना रहा है, उन सभी को क्या बोलते हैं, फर्नीचर। तो अगर बढ़ई के साथ फर्नीचर होता तो सुनार के साथ आभूषण होता, आएगा आंसर। ध्यान से सुनना, बढ़ई के साथ फर्नीचर तो सुनार के साथ आभूषण, लेकिन अगर बढ़ई के साथ मेज दिया है तो सुनार के साथ भी उन्हीं आभूषण में से कोई एक ऑप्शन होगा, या तो अंगूठी होगा या हार होगा, ठीक है, या चैन होगी, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा कोई भी आइटम जो सुनार बनाता है, चैन है, कुंडल है, अंगूठी है, हार है, ऐसा कुछ भी एक ऑप्शन देगा उनमें से। ठीक है, तो अब इसका मकसद मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं सर। देखिए सर, जब संबंध सादृश्यता आए तो आपको ध्यान से जो देखना है वो ये है कि अगर ऐसा आता है बढ़ई, कुम्हार, सुनार, लोहार, ऐसे जो आते हैं सर,
जो यानी कि कोई भी पेशे व्यक्ति को दिखाया जाता है तो उसमें 4 चीजें होती हैं। एक होता कच्चा माल, ठीक है, एक होता है यंत्र यानी औजार बोलते हैं जिसको हम, एक होता पक्का माल, पक्का माल यानी आउटपुट, ये रफ मटेरियल, ये और मतलब यंत्र हो गया है, ये पक्का माल हो गया है। अब पक्के माल में भी 2 चीजें होती हैं सर, पूरा या एक आइटम। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं सर, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं इस पर। कच्चा माल का मतलब क्या है? अगर कह रहा है बढ़ई लकड़ी, सुनार सोना, कुम्हार मिट्टी, लोहार लोहा, ये सभी के लिए कच्चा माल है। लोहार के लिए लोहा, कुम्हार के लिए मिट्टी, सुनार के लिए सोना, बढ़ई के लिए लकड़ी, ये कच्चा माल है। यंत्र की बात करते हैं, अगर बढ़ई आरी दे रहा है तो कुम्हार के लिए क्या हो जाएगा? चाक। बढ़ई का अगर आरी है तो कुम्हार के लिए क्या हो गया? चाक हो गया, और लोहार के लिए हो गया हथौड़ा। याद रखना वो ऐसा देगा जिसको जो कॉमन नाम होगा, ठीक है। लोहार हथौड़े का ज़्यादा प्रयोग करता है, कुम्हार चाक पर बर्तन बनाता है, मिट्टी के जो बनाता है, और बढ़ई आरी से ही काम करता है। अब आरी तो हथौड़ा तो बढ़ई भी यूज करता है सर, समझ रहे? लेकिन ये इसके लिए पॉपुलर ये है, इसके लिए पॉपुलर आरी है ये, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया? यंत्र हो गया। फिर आगे पक्का माल। पक्का माल में क्या क्या बताया हमने? पूरा या एक आइटम। जैसे भी बताया हमने, पक्का माल में अगर बढ़ई के लिए फर्नीचर दे रखा है तो वो जितने भी आइटम बनाता है तो वो सारे को मिलाकर फर्नीचर कहते हैं। तो सुनार के लिए आभूषण हो जाएगा, कुम्हार के लिए मिट्टी के बर्तन हो जाएगा सर। लेकिन अगर एक आइटम दे रखा है, मान लिया उसने दे दिया लोहार, लोहार के लिए दे दिया दरांती, तो उसके द्वारा बनाया हुआ एक आइटम है, तो कुम्हार के लिए मटका हो जाएगा सर। एक आइटम, मिट्टी का बर्तन नहीं चलेगा, फिर मटका चलेगा सर। लोहार के लिए दरांती तो कुम्हार के लिए मटका। मटका मतलब कोई भी एक आइटम जो मिट्टी का होगा, मिट्टी के से बना हुआ कोई भी एक बर्तन दे देगा वो। और ऐसे ही बढ़ई के लिए कुर्सी या मेज हो जाएगा, स्टूल हो जाएगा, और सुनार के लिए क्या हो जाएगा? अंगूठी हो जाएगा, कुंडल हो जाएगा, कुछ भी सर। यहाँ तक भी क्लियर है? ठीक है सर। तो इसका मतलब हमने जो आपको वर्गीकरण में बताया, एनालॉजी में बताया, हमने बताया कि आपको ध्यान रखना किस चीज़ पर क्या कह रहा है। जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो बहुत सारे इसमें हमारे जीके से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाती हैं सर, जिनको जनरली हम जीके में पढ़ चुके होते हैं सर। जैसे सपोज करो किसी देश की राजधानी दे दी, दूसरे देश की राजधानी पूछ ली, किसी एक देश की मुद्रा देकर दूसरे देश की करेंसी या मुद्रा पूछ ली, ऐसा भी आ जाता है सर। या फिर ऐसा हो जाता है कि सर साइंस में से उठा लिया कि भैया जैसे कोई भी जो हमारे साइंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे विज्ञान है, जैसे मान लिया अपना विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इस टाइप का, ठीक है। विटिकल्चर में क्या हो गया? अंगूर दे दिया। और पिसिकल्चर में क्या? इस तरह का जो सवाल बनते हैं ये जीके ही होती है सर। इन सभी को तो आप कर ही लेंगे सर, ठीक है। इनमें तो सोचना ही नहीं है, ये जीके तो आप रटे हुए होते हैं सर। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉजिकल होती हैं, जिनमें सोचना ही पड़ता है हमें, ठीक है सर। जैसे एक और उदाहरण दे लेते हैं सर हम। शिक्षा अज्ञान, शिक्षा अज्ञान, औषधि क्या। अब ऑप्शन जो देगा वो कई बार एग्जामिनर बहुत क्लोज देता है सर। जैसे चिकित्सक यानी डॉक्टर दे दिया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए औषधि का मतलब मेडिसिन। चिकित्सक दे दिया, रोगी दे दिया, रोग दे दिया, ठीक है। चिकित्सक, रोगी, रोग, और एक और भी लगा दिया, कुछ भी छोड़िए सर। अब इसमें हमें देखना सर, शिक्षा ज्ञान, शिक्षा ज्ञान को दूर करती है, औषधि रोग को दूर करती है, रोगी को दूर नहीं करती सर, याद रखना। अगर शिक्षा अज्ञानी होता तो यहां रोगी होता। शिक्षा अज्ञानी के लिए फायदेमंद है, औषधि रोगी के लिए फायदेमंद है, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखेंगे तभी 25 में से 25 आएंगे। ऐसी छोटी चीजों पर लापरवाही करेंगे तो 25 में से 21 पर 20 पर अटक जाओगे सर, ठीक है। आगे देखते हैं सर, हम एक और देखते हैं सर। एक छोटा सा इसमें लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं मैं।
ट्राई कीजिए। ओके सर, बहुत अच्छे। देखिए अगर यहां पर 81 होता तो आंसर चल सकता था कि भैया 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग क्या, 81 आ जाता है। ऐसे भी चल जाता है क्योंकि पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से भी होता है, पहला तीसरा दूसरा चौथा भी चल जाता है कई बार, लेकिन 81 हमने ऑप्शन ही नहीं डाला। और क्या हुआ सर, देखते हैं सर। इसको हम कहेंगे 2 की क्यूब, यह है 3 का वर्ग, यह है 4 की क्यूब, तो 5 का स्क्वायर आएगा, आंसर 25 आएगा सर। ठीक है, एक बात और हो सकता है कुछ को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि भाई ऑप्शन में देख लेंगे, वहाँ पर वो एग्जामिनर फुल मतलब कूल माइंड से होकर सेट करेगा, तो वो ऑप्शन इसी तरह करेगा कि आप कुछ और सोचेंगे तो लॉजिक नहीं लगेगा सर। ठीक है, वो यही पूछना चाह रहा, 2 की क्यूब 3 का वर्ग, 4 की क्यूब 5 का वर्ग, आंसर आ गया। ओके ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। एक और ले लेते हैं सर अब हम, जैसे कि इसमें आ गया DLO के बाद क्या आएगा, ट्राई कीजिए भाई, ऐसा भी आ जाता है। ठीक है भाई, आप जानते हैं कि भाई प्लस माइनस करके तो देख सकते हैं सर, लेकिन अगर इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर उल्टा 17 हो गया है, यहाँ I और A में 8 का अंतर है, H और L में 4 का अंतर है, 23 और 20 में 21 का अंतर है, उल्टा सीधा बन रहा है सर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो वाइट है, ये ब्लैक है, वाइट ब्लैक, ओल्ड का क्या हो जाएगा न्यू, न्यू के लिए WEN आंसर, दैट्स ऑल। ये मैंने पिछले टेस्ट में भी दिया था इसी टाइप का एक सवाल, ऐसा भी आ सकता है। ये इसको कोडिंग डिकोडिंग कह लीजिए या एनालॉजी कह दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को उठाकर एनालॉजी में लगा दिया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब इसमें एक और आता है सर, देखिए बाकी तो प्रैक्टिस पर डिपेंड कर रहा है, मैं कुछ हिंट देकर होते हुए चल रहा हूँ कि भाई इस तरह इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया इस तरह का कि चित्र में भी आ जाता है सर, तो आपको अब ध्यान से देखना वो करना क्या हो। देखिए जब आप ऐसे पिक्चर आए तो उसमें पूरी पिक्चर को एक साथ मत देखिए, इसके टुकड़ों में देखिए क्या हुआ था सर। पहले देखिए अंदर एक सर्किल बना हुआ था, बड़ा हो गया, बाहर आ गया सर। बाहर एक त्रिभुज था, अंदर चतुर्भुज बन गया है, एक भुजा बढ़ गई है। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, तो अंदर वाली चीज बाहर आ रही है सर, तो यहाँ वर्ग है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। त्रिभुज से अंदर चतुर्भुज आ गया है, 4 भुजाएं हो गई हैं, तो पंचभुज बाहर है तो अंदर कितना हो जाएगा, 6 भुजा वाली आकृति आ जाएगी सर, 6 मान लेना इसको। ठीक है, और अंदर वाली आकृति पर लाइन एक्स्ट्रा खींच दी गई सर। एक एक चीज को देखिए, आंसर आराम से हो जाएगा सर। इस टाइप में अगर चित्र आ रहा है तो उसमें एक एक परिवर्तन पर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज करेगा, तो उस एक एक परिवर्तन पर ध्यान देना है सर। ठीक है, एक साथ पूरे को कभी नहीं देखना चाहिए। जैसे एक और देख लेते हैं सर। ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, आ जाते हैं सर। देखिए इसमें हुआ क्या है कि भाई ये एक वर्ग था, उसके 4 टुकड़े थे, 4 ही रहने दिया। इसमें सर्किल के 4 टुकड़े हैं, तो हमारे आंसर में पहले सर्किल के 4 ही टुकड़े आएंगे सर, पहली चीज। ठीक है, इसमें यहाँ इसके अंदर एक सर्किल था जो एक स्थान एंटी क्लॉक घूम गया सर,
ठीक है, तो यहां से यहां आ गया है इसमें, तो ये वाला एंटी क्लॉक घूमेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं सर। एरो ऊपर आ जाते हैं, ये वाला जो एरो था सर ये यहां था, ये 2 स्थान आ गया सर, यहां से यहां आया तो 2 स्थान, तो ये भी 2 स्थान जाएगा तो इसमें एरो बनेगा सर, इस वाले पोर्शन में एरो बनेगा, ठीक है। लेकिन एरो में क्या हुआ कि ये एरो इधर था, इसको कितना घुमाया गया है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। देखिए अगर इसको यहां पर था ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 135 डिग्री, तो इसको भी 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे, एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो किधर हो जाएगा सर, ये इधर की तरफ हो जाएगा। आंसर आ गया आपका, ठीक है। समझ में आ गया वर्गीकरण में क्या है। तो वर्गीकरण में शब्द दे सकता है, संख्याएं दे सकता है, अल्फाबेट्स दे सकता है और पिक्चर्स भी दे सकता है सर। जो पहले का संबंध दूसरे से, वही तीसरे का संबंध चौथे से बताना होता है सर। इसको लैंग्वेज में भी दे देता है सर, बहुत सी बार लैंग्वेज का प्रयोग करता है। यदि सवाल क्या कह रहा है, यदि 6 को 216 कहें तो, यदि 6 को 216 कहें तो 7 को क्या कहेंगे, ये भी तो वही है सर। 6 को 216 कह रहे तो 7 को क्या कहेंगे, 343 कहेंगे। आंसर आ गया सर, क्यूब कर रखा बस, ये भी एनालॉजी है सर। अब इसी में जैसे अब एक सवाल आप करेंगे, यदि तीन को 10 कहें, यदि 3 को 10 कहें, ठीक, 5 को 26 कहें, ऐसा 2 की बजाय 3 भी दे देता है। जब वो थोड़ा सवाल को टफ बनाता है तो ज़्यादा भी दे देता है सर। यहाँ 2 दे दिया, तीसरा पूछ लेगा, या तीसरा भी दे देगा, चौथे को पूछ लेगा सर। यदि 3 को 10 कहे, 5 को 26 कहे, 13 को 170 कहें, तो 17 किसे कहेंगे। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। ठीक है भाई, अगर आपने 288 लाए हो तो आप गलत हो, 289 लाए हो तो आप गलत हो। बच्चों वाला काम कर रहा था मैं आपके लिए। अगर आप 290 लाए हो तो भी आप गलत हो। अब आए असली सवाल पर, तो ये तो मुझे मालूम है ये कोई लाया ही नहीं होगा, इतने तो आप एडवांस हो। लेकिन आप में से मुझे ये भी पता है कि आप 290 भी लाए हो, गलत हो। मैंने थोड़ी देर पहले ही तो कहा था गलती करते हैं बहुत सारे, आप में से बहुत सारे खा गए गच्चा सर। कैसे वो देखते हैं सर। इसने क्या कहा, 3 को 10 कहें, 5 को 26 कहें, 13 को 170 कहें, तो 17 को क्या कहेंगे। ये नहीं पूछ रहा कि 17 को क्या कहेंगे, पूछ रहा 17 किसे कहेंगे। अगर पूछता 17 को क्या कहेंगे तो आंसर था 290, लेकिन इसने पूछा 17 किसे कहेंगे, तो 4 को क्या कहेंगे, 4 को कहेंगे 17। ठीक है, आंसर इसका 4 है, क्योंकि ये पूछ रहा 17 किसे कहेंगे, ये नहीं पूछ रहा 17 को क्या कहेंगे। समझ में आ गया सर। एनालॉजी, यानी संबंध सादृश्यता, जिसको आप बिल्कुल लड्डू समझे बैठे हैं, उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी सर। याद रखना, प्रैक्टिस भी कराऊंगा किसी दिन। जब प्रैक्टिस पर आऊँगा मैं, तो मैं सवाल अपनी तरफ से दूंगा, तो आपको पता चलेगा आप कितना जानते हैं सर इसमें। आज भी मैंने अपनी तरफ से सवाल सेट करके आपको थोड़े से दिए हैं, ऐसा नहीं कि भैया कुछ लिस्ट पकड़ा दी आप आसान से कर दो, वो नहीं है सर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको संबंध सादृश्यता समझ में आ गया होगा। भाई जी एक काम और करना, मेरे कहने से आपको कितना भी अच्छा आता है, लेकिन मेरे कहने से कोई भी किताब आपके पास रीजनिंग की, किसी भी राइटर की कोई भी किताब है जिसमें 50, 60, 70 संबंध सादृश्य दे रखी हो, आप प्लीज़ उसको करके देखिए। और हो सके तो जो आपने पहले कभी नहीं की हो उसके संबंध सादृश्यता करके देखिए। और अगर आपके 70 क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैं चाहता हूँ आपके 70 के 70 ठीक हैं, तो आप समझना ये चैप्टर आता है। अगर आपके 70 में से 68 ठीक हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं सर। समझ में आ गया सर। इसका मतलब आपको अभी भी पढ़ाई की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।